बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को आरएस कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन किया था। आरएस में आर का मतलब क्या होता है? रेक्टस, और एस का मतलब होता है सिनिस्टर। रेक्टस मतलब हुआ राइट और सिनिस्टर मतलब हुआ लेफ्ट। और हम लोगों ने आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग ट्रिक्स पढ़े थे, जैसे कि लोहार, लवकर, लड़कर। मतलब क्या था इसका? फर्स्ट को देखते हैं। लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजेंटल लाइन एंटी क्लॉकवाइज आर। यहां पर क्या हो जाएगा? लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन क्लॉकवाइज आर। यहां पर क्या हो जाएगा? लोएस्ट प्रायोरिटी डैश लाइन क्लॉकवाइज आर। और अगर यहां पर कुछ चेंज हो जाए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट है लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजेंटल लाइन एंटी क्लॉकवाइज आर होता है, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। सीधी सी बात है। यहां एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या होगा? हम लोग सीआईपी रूल से जब 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ चलते हैं, तो अगर 1 2 3 में हम देखें तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आएगी। एक हो सकता है कि हम लोग 1 2 3 में क्लॉकवाइज चले, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 2 3 में एंटी क्लॉकवाइज चले। वहीं का यहां पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ये नाम लिया गया है। क्लियर हो गया बात इतना? तो ये तो हो गई यहां पर आरएस कॉन्फ़िगरेशन की बात। आरएस कॉन्फ़िगरेशन के अलावा और भी कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जैसे कि डीएल कॉन्फ़िगरेशन। हम लोगों ने किसी कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए 4 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के नाम लिखे हैं। एक हमने लिखा है आरएस कॉन्फ़िगरेशन, एक है डीएल कैपिटल डी कैपिटल एल, एक है स्मॉल डी स्मॉल एल कॉन्फ़िगरेशन, और एक है इरिथ्रो एंड थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन। इरिथ्रो एंड थ्रियो कॉन्फ़िगरेशन। आरएस कॉन्फ़िगरेशन एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। जैसे मान लो हमें किसी मॉलिक्यूल का, मान लो यहां पर हमने एक मॉलिक्यूल लिया, ये एक मॉलिक्यूल लिया, और इसमें हमको आरएस कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, तो हमको किसी दूसरे मॉलिक्यूल का रेफरेंस लेने की जरूरत है क्या? नहीं सर, हम डायरेक्टली यहां पर लिख लेंगे। हम यहां पर बोलेंगे इसका प्रायोरिटी 1, इसका प्रायोरिटी 2, इसका प्रायोरिटी 4 और इसका प्रायोरिटी 3। 1 2 3 घुमा दीजिए। कैसे घुमाए? एंटी क्लॉकवाइज। किसके पास जाओगे? हॉरिजेंटल लाइन पे है लोएस्ट प्रायोरिटी। देखिए हाइड्रोजन लोएस्ट प्रायोरिटी यहां पर है, और ये हॉरिजेंटल लाइन में, तो आप लोहार के पास जाएंगे और आप बोलेंगे लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजेंटल लाइन एंटी क्लॉकवाइज आर। यहां एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाया गया है, तो इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर। यहां पर ये बताने का पर्पज क्या है? जब आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन यहां पर आर लिखा है, तो उसके लिए आपने किसी दूसरे मॉलिक्यूल का रेफरेंस लिया क्या? नहीं सर, हमने किसी दूसरे मॉलिक्यूल का रेफरेंस नहीं लिया। हमने डायरेक्टली इस मॉलिक्यूल के लिए, इस कायरल सेंटर के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया आर। इसलिए ये जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब ये अपने आप में ही एक्सप्लेन हो जाता है। इसको बताने के लिए मुझे किसी दूसरे मॉलिक्यूल का रेफरेंस लेना नहीं पड़ता। वहीं पर हम बात करेंगे अब डीएल कॉन्फ़िगरेशन की। डीएल कॉन्फ़िगरेशन ये एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन? एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी मॉलिक्यूल का रेफरेंस लेना पड़ेगा, और वो मॉलिक्यूल कौन होगा? यहां पर ग्लिसरॉल्डिहाइड। वो मॉलिक्यूल कौन सा होगा? ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो जल्दी से हेडिंग लिखिएगा डीएल कॉन्फ़िगरेशन, और ब्रैकेट में लिखिएगा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। डीएल कॉन्फ़िगरेशन, ब्रैकेट में लिखिएगा इट इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ब्रैकेट में लिखिएगा इट इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। डीएल कॉन्फ़िगरेशन, ब्रैकेट में लिखिएगा इट इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। पॉइंट नोट करिएगा, डीएल कॉन्फ़िगरेशन इज ए रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रखिएगा कैपिटल डी कैपिटल एल लिखना है। ध्यान रखिएगा कैपिटल डी कैपिटल एल लिखना है। डीएल कॉन्फ़िगरेशन इज अ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड इट इज based on the configuration of
and it is based on the configuration of glyceraldehyde, and it is based on the configuration of glyceraldehyde। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। CHO फिशर प्रोजेक्शन लिखते हैं, CH2OH HOH ऐसा लिख दिया। ये हो गया वर्टिकल लाइन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इसमें ये कायरल सेंटर है, ध्यान से देखिए। जब भी आपको डीएल कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, मतलब कैपिटल डी और कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो, तो एक बात ध्यान रखिएगा, गिवन मॉलिक्यूल में नंबरिंग टॉप टू बॉटम होनी चाहिए उसके फिशर प्रोजेक्शन के अंदर। फिर रिपीट करता हूं, अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर DL कैपिटल डी कैपिटल एल, ये वाला देखो इधर ध्यान से, DL कॉन्फ़िगरेशन ये बताना चाहते हो तो उसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि उस मॉलिक्यूल के लिए नंबरिंग फिशर प्रोजेक्शन में टॉप टू बॉटम होना चाहिए। ये बहुत कंपलसरी कंडीशन है, अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो आप गलती कर देंगे। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, यहां पर हम देखेंगे, ऐसा हमने लिखा यहां पर ये मॉलिक्यूल को, ये वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले हम IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग यहां पर नंबरिंग करते हैं। जरा देखिएगा यहां पर कार्बन कार्बन कार्बन, ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन। इस पेरेंट कार्बन चेन में CHO एल्डिहाइड जो है ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, PFG की तरह काम करेगा, और ये कार्बन कंटेनिंग है तो इसको लोएस्ट नंबर देंगे तो इसका नंबर हो जाएगा 1, इसका नंबर क्या हो जाएगा 2 और इसका नंबर हो जाएगा 3। जरा ध्यान से देखिए, नंबरिंग ऊपर से नीचे की तरफ की गई है, टॉप टू बॉटम की गई है। इस बात का जरूर ध्यान रखना है, जब भी आप डीएल कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि गिवन मॉलिक्यूल के अंदर IUPAC के लिए, IUPAC नेम के लिए जो नंबरिंग है वो फिशर प्रोजेक्शन में टॉप टू बॉटम होना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद आप देखेंगे लास्ट कायरल कार्बन। अब देखिए यहां पर एक ही कायरल कार्बन है, यही हमारे लास्ट कायरल कार्बन है, ग्लिसरल्डिहाइड जो रेफरेंस मॉलिक्यूल है। इसमें OH मॉलिक्यूल या OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप कहां पर है, राइट हैंड साइड में है। यहां पर कहां पर है, राइट हैंड साइड में है। तो अगर कायरल सेंटर का OH राइट हैंड साइड में रहेगा तो इस ग्लिसरल्डिहाइड के लिए ये OH राइट हैंड साइड में है तो इसके नाम के पहले लगा दिया जाएगा D। क्या लगा दिया जाएगा, D। कौन सा D, कैपिटल D। ये हो जाएगा D ग्लिसरल्डिहाइड। ये क्या हो जाएगा, D ग्लिसरल्डिहाइड। ये ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्लिसरल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। आपको एक बात मैंने बताया था, अगर किसी भी गिवन मॉलिक्यूल में सिर्फ एक कायरल सेंटर हो तो वो मॉलिक्यूल एसिमेट्रिक होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो उसका मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल होगा। हमने देखा यहां पर एक कायरल सेंटर है, मतलब कंपाउंड डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि यहां पर जब हम देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर देखेंगे तो हमको POS प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों नहीं मिलेंगे। ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे, यहां पर हमने मिरर लगा दिया, अगर इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगा, मतलब इनएंसियोमर बन जाएगा। यहां पर मिरर इमेज बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, CHO का मिरर इमेज CHO, यहां पर CH2OH है, इसका मिरर इमेज यहां CH2OH बन गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये OH है तो यहां पर आ जाएगा OH और ये H इधर आ जाएगा, ये इसका मिरर इमेज बन गया। ये कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव है। यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों एब्सेंट है, इसका मतलब ये कंपाउंड एसिमेट्रिक है, और एसिमेट्रिक है तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। अब अगर मुझे इसका नाम देना हो, तो मैं देखूंगा यहां पर एक कायरल सेंटर है, नंबरिंग करेंगे IUPAC रूल के अकॉर्डिंग। हम क्या देखते हैं, CHO को नंबर 1 दिया जाएगा, फिर इसको 2 दिया जाएगा, फिर इसको 3 दिया जाएगा। IUPAC नेमिंग के लिए जो नंबरिंग करते हैं। फिर उसमें हमने देखा OH कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, LHS में है, तो हम इसको दे देंगे L। इसके नाम के पहले क्या लगा देंगे, कैपिटल L।
और ये मॉलिक्यूल कौन सा है, ग्लिसरल्डिहाइड, तो पूरा नाम हो जाएगा एल ग्लिसरल्डिहाइड, एल ग्लिसरल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, हमने देखा कि अगर ऊपर से नीचे आप नंबरिंग कर रहे हो और इस कायरल सेंटर का OH लेफ्ट हैंड साइड में है, यहां L को ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में है L, तो यहां पर इसके नाम के पहले क्या लगा दिया, L, लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड के L पे ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हमने इसके नाम में क्या लगा दिया, L लगा दिया, तो दूसरे वाले को अपने आप समझ जाएंगे कि राइट हैंड साइड में होगा तो D लगा देंगे। ये हो गया। अब इस ग्लिसरल्डिहाइड को रेफरेंस में रखते हुए हम दूसरे मॉलिक्यूल्स का DL कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोलता हूं, इस ग्लिसरल्डिहाइड के रेफरेंस में या इसके रिलेटिव में हम लोग दूसरे मॉलिक्यूल्स का नेमिंग करेंगे, और इसीलिए कहा गया कि DL कॉन्फ़िगरेशन एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। बात आता है सर ये यूज कहां पर होगा, ये यूज होगा सुगर के नेमिंग में। किसके नेमिंग में, सुगर के नेमिंग में। उसमें भी बात करें तो मोनोसैकेराइड्स में। जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे हमसे किसी ने बोला ग्लूकोज, हमसे किसी ने बोला ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का पहले, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला देखें तो क्या है, C6H12O6 है, ये सबको पता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। यहां पर काम की बात है कि इस ग्लूकोज का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसा है, इसमें 3D में एटम्स कैसे अरेंज रहते हैं। तो अगर ग्लूकोज लिखना हो तो उसके लिए हम फिशर प्रोजेक्शन यूज करते हैं। आपको एक बात बता देता हूं, जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि मोनोसैकेराइड्स, उसमें उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी पॉसिबिलिटीज है, उसको दुनिया में पहली बार बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था फिशर। पहली बार शुगर मॉलिक्यूल्स का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसको पेन एंड पेपर पे, पेन की मदद से पेपर पर पहली बार बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, फिशर थे। और उन्होंने जो प्रोजेक्शन यूज किया, जिसमें उन्होंने वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइंस का यूज किया, उस प्रोजेक्शन को नाम दे दिया गया फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। चलिए अब यहां पर बात समझते हैं। जैसे ग्लूकोज का मुझे स्ट्रक्चर लिखना हो तो हम लोग फिशर प्रोजेक्शन यूज करेंगे, कारण मैंने आपको बता दिया। जरा ध्यान से देखिएगा, ये वर्टिकल लाइन हो गया, यहां पर एक टर्मिनल पर CHO रहेगा और दूसरे टर्मिनल पर CH2OH रहेगा। स्ट्रक्चर लिखते टाइम हम इस बात का ध्यान रखेंगे, इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि CHO को हम ऊपर और CH2OH को हम नीचे रखें। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ऐसा करने से फायदा ये होगा कि जब IUPAC नेमिंग करेंगे, हमारे लिए पेरेंट कार्बन चेन बनेगा, उसमें नंबर 1 आप CHO को देंगे और लास्ट नंबर मतलब 6 नंबर CH2OH वाले कार्बन को दे देंगे। तो नंबरिंग IUPAC नेमिंग के लिए टॉप टू बॉटम हो जाएगी और हमको DL कॉन्फ़िगरेशन लिखना आसान हो जाएगा। क्लियर हुआ बात इतना? इसमें टोटल कितने कार्बन है सर? 6 कार्बन है। 6 कार्बन है, उसमें से देखिए एक कार्बन CHO का और एक कार्बन CH2OH का यूज हो गया। अब बचे कितने कार्बन? 4 कार्बन। चलिए यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन है, यहां एक कार्बन और इधर एक कार्बन, 4 कार्बन और हो गए। चलिए अब यहां पर 1 2 3 और 4 हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दिए। ठीक है ना, क्लियर हुआ बात? यहां पर हमने यहां पर 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दिए। जहां पर ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हर एक पॉइंट कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहां पर ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें एक तरफ H होगा, दूसरी तरफ OH होगा। H और OH का पोजीशन लिखना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि H OH का पोजीशन बदल देंगे तो इस C6H12O6 से हमको कई दूसरे मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। अगर यहां पर हम H OH का पोजीशन बदल करके लिखेंगे तो टोटल हमें 16 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे सिर्फ इस फॉर्मूला से। अगर हम लोग C6H12O6 इस फॉर्मूला का यूज करके अगर यहां पर हम सभी पॉसिबिलिटीज को लिखें तो हमें यहां पर 16 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे सिर्फ H और OH की पोजीशन इधर उधर करके। तो यहां पर H और OH की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उन सभी 16 स्ट्रक्चर्स को फिशर ने पहली बार बताया था और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला और उन्होंने फिशर प्रोजेक्शन ही यूज किया था। चलिए काम की बात करते हैं, ग्लूकोज पे आ जाते हैं। ग्लूकोज का मुझे यहां पर
HOH लिखना है तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक OH इधर आएगा, दूसरा OH इधर आएगा, तीसरा OH फिर इस तरफ आ जाएगा और यहां पर एक चौथा OH ऐसे आ गया। बाकी जगह पे क्या भर दोगे? H। यहां पर खाली जगह थी H आ गया, यहां खाली जगह थी H आ गया, इधर खाली जगह थी H आ गया और यहां पर H आ गया। मेन है OH, देखिए यहां एक OH है, फिर यहां एक OH है, फिर इधर एक OH है और फिर इधर एक OH है। OH 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 OH, बाकी जगह पे H आ गया। इस तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है सर OH की पोजीशन, सबसे बड़ी दिक्कत होती है OH की पोजीशन कहां पे रखें। अगर आपने ग्लूकोज के अंदर OH की पोजीशन करेक्ट रख ली तो आगे के मोनोसेक्राइड्स आपके लिए इजी हो जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर लिखना आसान हो जाता है। तो मेन होता है ग्लूकोज के लिए इन OH ग्रुप्स की पोजीशन को करेक्ट तरीके से लिखना, क्योंकि मैंने क्या बोला, इस HOH और ये HOH इन सब की पोजीशन इधर उधर करके आप टोटल 16 स्ट्रक्चर बना सकते हैं इसी स्केलेटन के अंदर। तो सीधी सी बात है HOH की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और वो सब अलग अलग शुगर्स होंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, अब कैसे ध्यान रखेंगे इसको समझते हैं। यहाँ पर मैं ये दिखा देता हूँ पहले कैसे ध्यान रखेंगे, सुनिएगा ध्यान से। जब भी आपको ग्लूकोज लिखना हो CHO को ऊपर रखेंगे, CH2OH को नीचे रखेंगे। उसका कारण आप जानते हैं कि अगर हम IUPAC के हिसाब से नंबरिंग करेंगे तो इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4 और इसको नंबर 5 और इसको नंबर 6। CHO एल्डिहाइड यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसको लोएस्ट नंबर मिलेगा और फिर आगे चलते जाएंगे पेरेंट कार्बन चेन में और इसको लास्ट नंबर 6 मिल जाएगा। क्लियर हुआ बात इतना? अब हम ये ऐसा लिख लिए। अब हम OH पे ध्यान देते हैं। कैसे ध्यान रखेंगे, जब भी आपको ग्लूकोज लिखना हो ऐसा ऊपर से नीचे लिख लिए CHO और CH2OH, ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस आपने बना दिया। यहाँ पर ये एक कायरल सेंटर हो गया, ये एक कायरल सेंटर हो गया, ये एक कायरल सेंटर हो गया, ये एक कायरल सेंटर हो गया। OH पे ध्यान दीजिए, कैसे OH लिखेंगे, ये हाथ लिया ऐसे ऊपर, यहाँ पे हाथ रखा राइट हैंड साइड, ऊपर गए, फिर इधर गए, फिर इधर गए, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर देखिएगा ऐसे गए, फिर इधर। जैसे बहुत से लोग डांस करते हो ना, कुछ स्टेप्स बनाते हो, कुछ स्टेप्स को अपन ध्यान में रखते हैं ऐसे करेंगे डांस, तो थोड़ा सा ऋतिक रोशन बन जाओ, ऐसे करो, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। चलिए देखिएगा ध्यान से, ऐसे किया, ऐसे फिर ऐसे, ये डांस का स्टेप बन गया। देखो मैं भी डांस कर लिया, सोचो मुझे डांस आता नहीं वैसे, ऐसे 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 ऐसे। क्लियर हो? जब भी ग्लूकोज की बात है अपने आप को थोड़ा सा डांसर फील करिएगा, ऐसे 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 करते रहिएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए ठीक है, अब जरा देखिएगा, मैं हटा देता हूं सारे ग्रुप्स को यहां से और खुद से हम लोग अब यहां पर HOH की पोजीशन लिखेंगे। चलिए ये हमारे पास आ गया, स्केलेटन तैयार है, सिर्फ HOH लिखना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ऐसे तो यहाँ एक OH, यहाँ एक OH, ऐसे के बाद फिर ऐसे इधर आएंगे और फिर उधर जाएंगे। देखो ये OH हो गया, बाकी जगह पे क्या लिख दोगे, H H H H, ये हो गया, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल हो गया। अब बात आता है कि DL नेमिंग कैसे देंगे। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 कायरल कार्बन है, आपको ध्यान देना है लास्ट कायरल कार्बन पे। आपको किसको ध्यान देना है? लास्ट कायरल कार्बन को ध्यान देना है। चलिए ध्यान से देखते हैं, यहां पर ये लास्ट कायरल कार्बन है, कैसे पता चलेगा? देखो नंबरिंग ऊपर से नीचे है, तो ये पहली बार मिलने वाला कायरल कार्बन हुआ, ये दूसरा कायरल कार्बन हुआ, ये तीसरा कायरल कार्बन हुआ और ये चौथा कायरल कार्बन हुआ। इसका तो कोई कायरल कार्बन है नहीं, तो दिस इज लास्ट कायरल कार्बन। तो आपको ध्यान कहां लगाना है? आपको ध्यान लगाना है लास्ट कायरल कार्बन पर। और इस लास्ट कायरल कार्बन पर OH कहां पर दिखाई दे रहा है आपको? जरा ध्यान से देखिए, इस OH को ध्यान से देखिए, कहां दिखाई दे रहा है? राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो इसका नाम हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो नाम के पहले लगा दिया जाएगा D। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है तो नाम हो जाएगा D ग्लूकोज। नाम क्या हो जाएगा? D ग्लूकोज। अब मैं अगर इसका एक मिरर इमेज बनाऊं, इसका मैं मिरर इमेज बनाऊं, जरा ध्यान से देखिएगा, इसका मिरर इमेज बनाता हूं मैं। तो मिरर इमेज बनने पर क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर
क्या हो जाएगा CHO, CHO, बहुत ध्यान से देखिएगा, CHO, यहां पर CH2OH, CHO का मिरर इमेज CHO, CH2OH का मिरर इमेज CH2OH। ये वर्टिकल लाइंस टोटल कितने हैं 4, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने टोटल 4 बना दिए। अब जरा इस OH का मिरर इमेज यहाँ पे आ जाएगा OH, इस OH का मिरर इमेज यहाँ पर आ जाएगा OH, ये H है यहाँ पर, इसका मिरर इमेज यहाँ H, और इस OH का मिरर इमेज यहाँ पर OH। दूसरी तरफ कौन आ जाएगा, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H। अब यहाँ पर भी वही कहानी फिर से रिपीट करेंगे। पहले देखिए ये यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने नंबरिंग नहीं किया सही तरीके से तो दिक्कत हो जाएगी। ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन। हमें अगर DL कन्फिग्रेशन लिखना है, DL कन्फिग्रेशन लिखना है, तो जितने भी कायरल कार्बन उसमें से हमारे काम का कौन सा है, सर हमारे काम का है लास्ट कायरल कार्बन। हमारे काम का कौन सा है, लास्ट कायरल कार्बन। तो यहां पर देखिए ये लास्ट कायरल कार्बन है, दिस इज लास्ट कायरल कार्बन। इसमें हमने देखा लास्ट कायरल कार्बन में OH यहां पर कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो यहां पर हो जाएगा L ग्लूकोज, L ग्लूकोज। अब बात करते हैं ये DL कन्फिग्रेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान समझिएगा। जो ग्लूकोज है या फिर कहें जितने भी सुगर्स हैं, नेचुरली अकरिंग सुगर्स, नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं, वो सब के सब D कन्फिग्रेशन में रहते हैं। जितने भी नेचुरली अकरिंग सुगर्स हैं वो D कन्फिग्रेशन में रहते हैं। मतलब नेचर में बात करें तो D ग्लूकोज होगा, L ग्लूकोज नहीं होगा। D ग्लूकोज स्वीट है, अच्छा सा है, ठीक है ना। L ग्लूकोज स्वीटनेस, मतलब इसमें स्वीटनेस नहीं होती, जबकि ये स्वीट है। कौन, D ग्लूकोज। आपने नाम सुना होगा कई बार, आपने ग्लूकॉन D ये नाम सुना होगा, उसमें D लिखा होता है, आपने ये नाम तो कई बार सुना होगा, ग्लूकॉन D। ग्लूकॉन का मतलब एक्चुअल में यहाँ पर ग्लूकोज है, और D एक्चुअल में यहाँ पर इसके इस D कन्फिग्रेशन के लिए है, कि मतलब उसका जो कंपोनेंट है वो कौन है, D ग्लूकोज है। तो कॉमर्शियली इस D ग्लूकोज को जो सेल करते हैं वो ग्लूकॉन D के नाम से सेल करते हैं। यहाँ पर जो D है एक्चुअल में, ये जो D है एक्चुअल में, ये इसका D कन्फिग्रेशन है जो हमने अभी पढ़ा, रिलेटिव कन्फिग्रेशन। क्लियर हुआ बात इतना? तो आप समझ सकते हैं ये D कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये D नहीं होगा या ग्लूकोज में ये D कन्फिग्रेशन नहीं होगा, L होगा, तो आपको वो स्वाद ग्लूकोज का नहीं मिलेगा जो आप चखते हैं। समझ में है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया ग्लूकोज की कहानी। तो ग्लूकोज का जब हमने ये DL नाम लिखा, D ग्लूकोज और L ग्लूकोज, तो इसमें हमने रेफरेंस किससे उठाया, रेफरेंस हमने उठाया ग्लिसरॉल्डिहाइड से। ग्लिसरॉल्डिहाइड के लिए अब यहाँ पर एक ही कायरल सेंटर था या एक ही कायरल कार्बन था, तो यही हमारे लिए लास्ट कायरल कार्बन की तरह ट्रीट करेगा। इस लास्ट कायरल कार्बन के लिए OH हमने राइट हैंड साइड में देखा, D ग्लिसरॉल्डिहाइड, लेफ्ट हैंड साइड में देखा L ग्लिसरॉल्डिहाइड, और इसी का रेफरेंस उठा करके हमने ग्लूकोज का नेमिंग किया, और इसी रेफरेंस से हम दूसरे मोनोसेकेराइड्स का नेमिंग करेंगे। इसलिए बोला गया कि जो DL मतलब कैपिटल D और कैपिटल L, कैपिटल D और कैपिटल L, ये वाला जो कन्फिग्रेशन है ये एक रिलेटिव कन्फिग्रेशन है। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखिए होता क्या है, जैसे ये जो DL कन्फिग्रेशन है, हमको कई बार एग्जामिनर थोड़ा धोखा दे देगा। एग्जामिनर कैसे धोखा देगा जरा समझिएगा। मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको ऐसा दिया CH2OH CHO, बहुत ध्यान समझिएगा। ये हमको ऐसा दिया एग्जामिनर ने, हमको एग्जामिनर ने ये मॉलिक्यूल दे दिया। अब पूछा कि बताइए ये D शुगर है या L शुगर है। जो रटे रटाए वाले होंगे वो क्या देखेंगे, अच्छा यहाँ पर OH, यहाँ पर OH कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, ये L शुगर है, ये कैसा है, L शुगर, और गलती करके आ जाएंगे। रूल क्या है, रूल क्या है, मैंने रूल क्या बताया, नंबरिंग कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ होनी चाहिए फिशर प्रोजेक्शन में।
यहां पर जरा देखिए CHO प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसको आप नंबर 1 देंगे, इसको आप नंबर 2, इसको नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 और ये CH2OH। थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको आप नंबर 6 देंगे। क्या नंबरिंग ऊपर से नीचे है? नहीं सर, नंबरिंग तो नीचे से ऊपर की तरफ हो गई। कायरल सेंटर भी ढूंढ लेते हैं। यहां पर ये कायरल सेंटर है, जिस सेंटर से या जिस कार्बन से आपको चारों डिफरेंट ग्रुप दिखाई दे वो कायरल कार्बन होता है। हमने देखा यहाँ पर ये 4 कायरल कार्बन है, ठीक है, वो तो हो गया। अब आप गलती क्या कर सकते हैं? गलती क्या कर सकते हैं, आपको लगेगा कि अच्छा नीचे से ऊपर नंबरिंग, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि नंबरिंग किधर से किधर हो रहा है और आप पता चला आंसर टिक करके आ गए। रूल क्या है कि जब भी आप कैपिटल D और कैपिटल L ये कॉन्फ़िगरेशन यूज करने वाले हैं तो इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि नंबरिंग ऊपर से नीचे की तरफ होनी चाहिए, ना कि नीचे से ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो एक गलती तो ये होता है। दूसरा गलती क्या होता है, सर ने बताया था लास्ट कायरल कार्बन देखना, लोग क्या करेंगे, अच्छा ये वाला लास्ट कायरल कार्बन है, इसमें OH लेफ्ट हैंड साइड में, अच्छा L हो गया। दूसरी गलती, लास्ट कायरल कार्बन और सब देखते रहेंगे लेकिन तब जबकि लास्ट कायरल कार्बन देखेंगे लेकिन कब, जबकि नंबरिंग ऊपर से नीचे की तरफ हुई हो। तो सर करें क्या, क्वेश्चन छोड़ दें क्या? नहीं, क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, जरा ध्यान समझिएगा। हम लोग क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को अगर ऐसे पकड़े, देखिएगा ध्यान से, ऐसे पकड़ा मॉलिक्यूल को, CHO नीचे CH2OH ऊपर, इसको पकड़ा और ऐसे घुमा दिया 180 डिग्री। फिर ध्यान से देखिएगा, ये CHO को यहां पकड़ा और CH2OH को यहां पकड़ा और ये ऐसे 180 डिग्री घुमा दिया। अगर मैं इसको 180 डिग्री ऐसे घुमा दूंगा तो उस मॉलिक्यूल के कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिरर इमेज तो आपने बनाया नहीं, क्या आपने मिरर इमेज बनाया? नहीं सर, हमने मिरर इमेज नहीं बनाया। हमने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को पकड़ा और ऐसे घुमा दिया। ठीक है, आप 180 डिग्री घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये CHO ऊपर और ये CH2OH नीचे। उससे मॉलिक्यूल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, यहां पर हम यहां पर इस मॉलिक्यूल को ऐसे 180 डिग्री घुमा देंगे। अब जब हम इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो उससे होगा क्या, उससे होगा क्या जरा समझिएगा। ये CHO ऊपर चला जाएगा और ये CH2OH नीचे आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए कैसे अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। CHO चला गया ऊपर और CH2OH आ गया नीचे। ये यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दिया। अब सबसे पहला काम करिए, यहां पर नंबरिंग दे दीजिए। तो CHO नंबर 1 होगा, यहां भी नंबरिंग दे दीजिए। तो आप दे चुके हैं 1 2 3 4 5 6। CHO नंबर 1 होगा, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 नंबरिंग कर दिया। ठीक है, चाहे तो यहां पर साथ में कायरल कार्बन कौन कौन है ये भी लिख लीजिए। ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है और ये कायरल कार्बन है, वो भी लिख लिए। बहुत अच्छी बात है। अब चलिए आगे की बात करते हैं। अब बस इतना ध्यान रखिए, जिस कार्बन के लिए आप OH लगाने वाले उसका नंबर मैच कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे सेकेंड नंबर का है, ये यहाँ सेकेंड नंबर आ गया। अब जब इसको घुमाएंगे तो इस सेकेंड कार्बन का OH जो लेफ्ट में था वो राइट में आ जाएगा और जो H राइट में था वो लेफ्ट में चला जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। भाई सीधे ऐसे घुमाओगे तो OH इधर आ जाएगा ना और H उधर चला जाएगा। तो ये OH सेकेंड नंबर को देखिए, ये सेकेंड इधर है, यहाँ पर सेकेंड है, ध्यान से देखो, ये सेकेंड यहाँ पर है और ये सेकेंड यहाँ पर है। तो ये OH इधर भाग आया और ये H उस तरफ चला गया। थर्ड को देखो, थर्ड यहाँ पर है, दोनों के नंबर को मैच करके लिखिएगा। यहाँ देखिए OH किधर है, राइट पे है, उस तरफ चला जाएगा और ये H उधर से इधर आ जाएगा। 4 को देखिए, 4 यहाँ पर है, इसमें OH उस तरफ था, अब इस तरफ आ जाएगा और H इधर हो जाएगा। ऐसे 5th को देखिए, OH उस तरफ था, इस तरफ आ जाएगा। ये हो गया, अब हमारा काम हो गया। जरा ध्यान से देखिए, ऊपर से नीचे नंबरिंग हो गई। यहां पर देखिए लास्ट कायरल कार्बन ये है, दिस इज लास्ट कायरल कार्बन और इसमें OH कहां दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में दिख रहा है कि नहीं,
राइट हैंड साइड में दिख रहा है, क्या हो जाएगा डी। अब मॉलिक्यूल का नाम देखो, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, जरा ध्यान से देखो। OH, डांस ऋतिक रोशन, ये कौन सा है, ग्लूकोज है, ये क्या हो गया, डी ग्लूकोज। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? तो एक आपने और कंसेप्ट सीख लिया कि अगर ऐसा हो जाए कि नंबरिंग हमको सही तरीके से ना दिखे तो हम कर लेंगे, हमारे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये समझ में आ गया कि नहीं आया? चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखिए होता क्या है, होता क्या है यहाँ पर कि ये तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर हमको पता है तो हम कई दूसरे शुगर के स्ट्रक्चर को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मोनोसेकेराइड दूसरे भी हैं जिनके स्ट्रक्चर को हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा लिख लेते हैं तो थोड़ा सा हमको आगे समझने में और अच्छा रहेगा। चलिए लिखिएगा जल्दी से, हेडिंग लिख लिया है आपने, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट भी नोट कर चुके हैं। जल्दी से आप पहले ये डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो नोट करिए। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आपने ये नोट कर लिया है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, तो पॉइंट नोट करिएगा। डीएल कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखिएगा, कैपिटल डी और कैपिटल एल लिखना है, यहां पर लिख भी देता हूं मैं, डीएल, इधर देखो ध्यान से, डीएल, कैपिटल डी और कैपिटल एल लिखना ध्यान रखिएगा। डीएल कॉन्फ़िगरेशन, डीएल कॉन्फ़िगरेशन इज जनरली यूज्ड फॉर द नेमिंग ऑफ sugars, is generally used for the naming of sugars, ब्रैकेट में लिखेगा monosaccharides, ब्रैकेट में लिखेगा monosaccharides, and for that purpose OH group of last chiral carbon, and for that purpose OH group of last chiral carbon, OH group of last chiral carbon of given monosaccharide is compared with glyceraldehyde, is compared with glyceraldehyde, is compared with glyceraldehyde, ठीक है। कौन कंपेयर किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, लास्ट कायरल कार्बन कंपेयर किया जाएगा। हाँ, इसमें एक नोट लिख लीजिएगा, एक नोट लिखिएगा, ड्यूरिंग द नेमिंग ऑफ गिवन कंपाउंड, during the naming of given compound by DL configuration, कैपिटल डी और कैपिटल एल यूज करना ध्यान रखिएगा, कैपिटल डी कैपिटल एल लिखना है, स्मॉल डी स्मॉल एल मत लिखना, इधर लिखा हुआ देख लो। ड्यूरिंग द नेमिंग ऑफ गिवन कंपाउंड बाय DL, इधर लिखा हुआ है DL सिस्टम, नंबरिंग ऑफ गिवन कंपाउंड should be done from top to bottom in its Fisher projection, ठीक है। अगर आपने पॉइंट नोट कर लिया है तो जल्दी से ग्लूकोज के लिए डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर वीडियो पॉज करके नोट करिए। डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने इसको नोट कर लिया होगा तो उसके बाद पॉइंट नोट करिएगा। वन 180 डिग्री रोटेशन of Fisher projection
180 degree rotation of Fisher projection will not affect its configuration. 180 degree rotation of Fisher projection will not affect its configuration. Will not affect its configuration. अब वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके ये नोट कर लीजिए। इसका यूज क्या है? अगर नंबरिंग हमको वैसा नहीं दिया हो जैसा हमको चाहिए, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल को जितना डिग्री रिक्वायर्ड होगा, जैसे यहाँ पर 180 डिग्री, वैसा रोटेट कर देंगे। डरिए मत, उससे कन्फिग्रेशन अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, अब अगर आपने ये नोट कर लिया होगा तो यहां पर हम लोग एक बात और समझेंगे। जो डीएल कन्फिग्रेशन होता है ये एमाइनो एसिड्स के लिए भी यूज होता है। डीएल कन्फिग्रेशन एमाइनो एसिड्स के लिए भी यूज होता है। अब आप सबको पता है कि हमारे पास टोटल 20 एमाइनो एसिड्स हैं। 20 एमाइनो एसिड्स में से नेचुरली अकरिंग एमाइनो एसिड्स की मैं बात कर रहा हूं। 20 एमाइनो एसिड्स में से एक ऐसा एमाइनो एसिड है जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और वो एमाइनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन। यहाँ पर जरा ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखिए, इसमें यहाँ पर कोई कायरल सेंटर नहीं है। आप ध्यान से देखिए, कहीं कोई कायरल कार्बन नहीं है। क्यों? आप इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम है, यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट है लेकिन ये दोनों सेम हो गए। और कायरल कार्बन होने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए कि वहाँ पर चारों ग्रुप डिफरेंट हो। मतलब इस मॉलिक्यूल में कोई कायरल सेंटर नहीं है, यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट हो गया तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो गया, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गया, मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो हम बात करेंगे एमाइनो एसिड्स की अदर देन ग्लाइसिन, एमाइनो एसिड्स अदर देन ग्लाइसिन, बिकॉज ग्लाइसिन कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग एमाइनो एसिड्स अदर देन या फिर एक्सेप्ट, एमाइनो एसिड्स ब्रैकेट में लिखिएगा एक्सेप्ट ग्लाइसिन, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। पॉइंट नोट करिएगा, ऑल द एमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑल द एमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, all the amino acids except glycine are optically active and they can named by DL configuration, they can named by DL configuration, they can named by DL configuration, and for that purpose NH2 ग्रुप, इधर लिखा हुआ है NH2 ग्रुप of amino acid, NH2 group of amino acid is compared with NH2 group of amino acid is compared with, इधर लिखा हुआ है OH ग्रुप, इधर लिखा हुआ है ध्यान से देखिए, OH group of glyceraldehyde is compared with OH group of glyceraldehyde, OH group of glyceraldehyde। अब चला देखिएगा ध्यान से, जैसे मुझे कोई एमाइनो एसिड लिखना है तो फिशर प्रोजेक्शन में उसका COOH सबसे ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पर एक H और एक NH2 ऐसा लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ H लिख दिया और इधर यहाँ पर हमने NH2 लिख दिया, और यहाँ पर R ग्रुप रहेगा। ये R ग्रुप डिफरेंट 19 एमाइनो एसिड्स में बदलता रहेगा। ग्लाइसिन यहाँ हो नहीं सकता तो टोटल 20 हो जाएगा, अगर यहाँ H आ जाएगा तो ग्लाइसिन हो जाएगा, बट ग्लाइसिन के केस में DL का कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि कायरल कार्बन नहीं रहेगा। यहाँ हमें कायरल कार्बन चाहिए, तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये कायरल कार्बन है और उसके लिए यहाँ पर ये R जो है वो H नहीं होना चाहिए, मतलब ग्लाइसिन नहीं होना चाहिए। कुल मिला के बात इतनी है।
अब इसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग अगर हम देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि नंबरिंग क्या हो जाएगा, 1 इसके लिए आएगा, 2 इसके लिए आएगा और 3 यहाँ पर उस R ग्रुप के लिए आएगा, या जो भी यहाँ पर ग्रुप रहेगा उसके लिए, उसके कार्बन के लिए 3 नंबर आ जाएगा। मान लो यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, ऐसे डिपेंड करेगा यहाँ पर कौन सा ग्रुप है। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर 3 आएगा ही, जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा यहाँ पर कंपाउंड है। फिर भी मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया है। क्लियर हुआ बात इतना? या फिर मैं कोई स्पेसिफिक केस ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एलेनिन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, इसके लिए नंबर 3 हो गया। बात समझ में आ गया? अब इसमें देखिए जरा ध्यान से, NH2 कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में है। NH2 कहाँ पर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इसके लिए L नाम हो जाएगा L, और ये एलेनिन है तो क्या हो जाएगा L एलेनिन। और एक बात ध्यान सुनिएगा, जैसे मैंने बताया कि नेचुरली अकरिंग सुगर्स डी कन्फिग्रेशन में रहते हैं, वैसे ही नेचुरली अकरिंग एमाइनो एसिड्स एल कन्फिग्रेशन में रहते हैं। एमाइनो एसिड्स कैसे रहते हैं, एल कन्फिग्रेशन में रहते हैं। मतलब डी जो है ये, अगर हम इसका डी फॉर्म बनाएंगे एमाइनो एसिड का, तो नेचुरली अकरिंग नहीं होगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, फिर भी मैं मिरर इमेज बना देता हूं इसका, तो देखिएगा ध्यान से, COOH, यहां पर CH3, ये H इधर आ गया और NH2 उस तरफ चला गया, ये मिरर इमेज बन गया। ये यहां पर कायरल सेंटर है, इसमें NH2 कहां पर दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में दिख रहा है, राइट हैंड साइड में दिख रहा है। तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, D, और ये एमाइनो एसिड कौन सा है, एलेनिन है, तो D एलेनिन। क्लियर हुआ बात इतना? ये हो गया इसमें नेमिंग। बट बात आता है इन दो में से नेचर में कौन एग्जिस्ट करेगा, तो आंसर है L। शुगर के केस में मैंने यहां पर लिख देता हूं, अगर नेचुरल शुगर है, अगर नेचुरल शुगर है तो वो डी कन्फिग्रेशन रखेगा, और अगर नेचुरल एमाइनो एसिड है, नेचुरल एमाइनो एसिड है, तो वो एल कन्फिग्रेशन रखेगा। आप सोच सकते हैं नेचर कितना सेलेक्टिव है, नेचर कितना ज्यादा सेलेक्टिव है। और कभी इन दोनों में कंफ्यूज हो अगर आप, तो ग्लूकॉन डी याद रख लीजिएगा, ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज डी। क्लियर हुआ? तो ग्लूकॉन डी से आप, ग्लूकॉन क्या है, ग्लूकोज शुगर है, ठीक है, तो नेचुरल शुगर डी कन्फिग्रेशन, नेचुरल एमाइनो एसिड एल कन्फिग्रेशन। बात करें ग्लाइसिन की, तो ग्लाइसिन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और इसीलिए ऑप्टिकली ग्लाइसिन सिमेट्रिक होगा, और इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और इसीलिए इसमें डी या फिर एल नेमिंग या फिर डीएल कन्फिग्रेशन का कोई सिग्निफिकेंस, डीएल कन्फिग्रेशन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। जैसे हम ग्लाइसिन का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसा बनेगा, यहां पर COOH, NH2, H। तो क्या ये कायरल कार्बन है? ये कायरल कार्बन नहीं है, नो कायरल कार्बन। देखिए किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन होना जरूरी नहीं होता है। हमने एक्सियल कायरलिटी, हमने हेलिकल कायरलिटी पढ़ा है, बट फिलहाल यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है वो कायरल कार्बन के लिए चल रहा है, और यहाँ पर कायरल कार्बन नहीं है, और ये एसिमेट्रिक भी नहीं है, मतलब सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें। इसकी वजह से ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इसलिए डीएल कन्फिग्रेशन का कोई मतलब ग्लाइसिन के केस में नहीं रहेगा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या ऐसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपलेस्ट एमाइनो एसिड ग्लाइसिन, ऑप्टिकली इनएक्टिव एमाइनो एसिड ग्लाइसिन, एमाइनो एसिड विच कैन नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट ग्लाइसिन। क्लियर हुआ बात इतना? या फिर एल ग्लाइसिन और डी ग्लाइसिन, ऐसा नाम वैलिड है क्या? आंसर है नो, इट इज नॉट वैलिड। क्लियर हुआ? चलिए जल्दी से अब आप पहले ये नोट करिए,
एमाइनो एसिड के लिए जल्दी से नोट कर लीजिए। एमाइनो एसिड में रेफरेंस कौन होता है? NH2 होता है। क्लियर हो गया? ये लिखने के बाद वीडियो पॉज करके आप ये नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके नोट करिए। नोट कर लिया होगा? चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग यहां पर देखेंगे एपीमर्स, लिखिएगा हेडिंग एपीमर्स। एपीमर्स देखिए, एपीमर होता क्या है? जैसे मान लीजिए कि हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए, बहुत ध्यान समझिएगा। एपीमर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए, CHO CH2OH OH 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 दिख रहा होगा आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ये बाकी जगह यहाँ H लगा देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है और ये कायरल सेंटर है। ये ग्लूकोज है। इसमें देखिए OH कहाँ है? राइट हैंड साइड में। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा? लास्ट कायरल सेंटर पे OH राइट हैंड साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा? डी ग्लूकोज। ये क्या हो जाएगा? डी ग्लूकोज। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, ऐसे सुगर्स जिनमें एक कायरल सेंटर का ग्रुप अपनी डिफरेंट पोजीशन पर हो, उसको हम एपीमर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक कायरल सेंटर। जैसे मान लीजिए हमने एक ग्लूकोज बनाया, इसमें मैं इस सेकेंड नंबर पे जो ये कार्बन है, ये कायरल सेंटर जो दिखाई दे रहा है, इसको OH को उधर ले जाऊं और H को इधर रख दूं और बाकी सबको ऐसे ही रहने दूं, तो जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा वो इस ग्लूकोज का एपीमर होगा। या फिर मैं इस स्ट्रक्चर में, जो स्ट्रक्चर आपको डी ग्लूकोज का दिख रहा है, इसमें मैं थर्ड नंबर पे जो ये कायरल कार्बन है यहाँ पर, थर्ड कार्बन जो है यहाँ पर, ये वाला कायरल कार्बन दिख रहा होगा आपको, जिसको नंबर 3 दिया गया है, उसके OH को इधर लाऊं और H को उस तरफ ले जाऊं, बाकी सब में कोई चेंज ना करूं, तो वो एपीमर बन जाएगा। इस ग्लूकोज का एक नया एपीमर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। ये सेकेंड नंबर का कार्बन, ये कायरल कार्बन है, थर्ड नंबर का कार्बन कायरल कार्बन है, 4 नंबर का कार्बन कायरल कार्बन है, 5 नंबर का कार्बन कायरल कार्बन है। इनमें से किसी भी एक सेंटर को चेंज कर दूं, बाकी सबको ऐसा रहने दूं। 2 3 4 5 जो कायरल कार्बन है, इनमें से किसी एक को चेंज करूं और बाकी सबको वैसा के वैसा रहने दूं, तो जो नए स्ट्रक्चर मिलेगा वो इस ग्लूकोज का एपीमर कहलाएगा। मतलब हम क्या कहें, एपीमर क्या होगा? एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो कि सिर्फ 1 कायरल सेंटर में अपनी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन रखता हो, वो एपीमर कहलाएगा। सिर्फ एक कायरल सेंटर में डिफरेंस रखता हो, डिफरेंट होता हो, वो एपीमर कहलाएगा। क्लियर हुआ बात इतना? अब यहाँ पर अगर मुझे लिखना हो एपीमर ऑफ ग्लूकोज, तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। एपीमर ऑफ ग्लूकोज बोला जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए यहाँ पर एक ट्रिक, और वो ट्रिक है मैगी। क्या दिमाग में आना चाहिए? मैगी। एपीमर ऑफ ग्लूकोज बोला जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए मैगी। मैगी में M का मतलब क्या है? मैनोज। मैगी में M का मतलब क्या है? मैनोज। A का मतलब है एलोज। G का मतलब है गैलेक्टोज और I का मतलब है इंडोज। पोजीशन कहाँ पे बदलेगी? देखिए यहाँ पर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, यहीं पर कायरल सेंटर है, तो ये सीक्वेंस हो जाएगा 2 3 4 5। मतलब अगर आप सेकेंड नंबर पे बैठे हुए OH और H को इधर उधर कर देंगे, बाकी सबको ऐसे रहने देंगे, तो मैनोज मिलेगा। थर्ड नंबर पे बैठे हुए HOH को इधर उधर कर देंगे तो एलोज मिलेगा। 4 नंबर पे बैठे हुए HOH को इधर उधर कर देंगे तो गैलेक्टोज मिलेगा। 5 नंबर बैठे हुए HOH को इधर उधर कर देंगे तो इंडोज मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है, जैसे बोला गया मान लो गैलेक्टोज, तो 4 नंबर के HOH को इधर उधर करिए, बाकी सब में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 कायरल सेंटर का डिफरेंस क्रिएट हो गया या 2 कायरल सेंटर का
कन्फिग्रेशन पलट दिया आपने, बदल दिया, तो वो एपीमर नहीं कहलाएगा। सिर्फ एक कायरल सेंटर का पोजीशन या कन्फिग्रेशन इधर उधर करना है तभी एपीमर कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो लिखिएगा एपीमर, पॉइंट नोट करिएगा, एपीमर पॉइंट नोट करिएगा। मोनोसेक्राइड्स having different configuration, monosaccharides having different configuration at one chiral center, monosaccharides having different configuration at one chiral center are called epimers, अब जल्दी से ये लिख लीजिए पहले, एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज, फिर ये मैगी 2, 3, 4, 5 और ये नाम मैनोज, एलोज, गैलेक्टोज एंड इंडोज, एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज ऐसा लिख करके मैगी लिख लीजिएगा। एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज, एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज, ये नोट कर लीजिए। मैगी, वीडियो पॉज करके नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं, नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, अब फिर फोकस करते हैं ग्लूकोज पर। ये हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जरा ध्यान से देखिएगा, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। इसमें मैं सेकेंड नंबर पे बैठे हुए कायरल कार्बन के पोजीशन को बदलता हूं, तो जरा देखिएगा क्या मिलेगा हमको। CHO, इधर CH2OH, सिर्फ सेकेंड नंबर पे बदलना है तो OH को उस तरफ ले जाइए और H को इस तरफ ले आइए, ये हो जाएगा। बाकी सब में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। OH, H, OH, H, OH, H, ये बन गया स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर में ये क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर पहली बार मिला है ये मैनोज, मैनोज हो जाएगा। इसमें OH देखिए, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, और लास्ट कायरल सेंटर का OH कहाँ है, राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा डी मैनोज, क्या हो जाएगा डी मैनोज। और अगर इसका मिरर इमेज बना देंगे तो क्या हो जाएगा एल मैनोज, ये हो गया। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ चलते हैं। मान लीजिए हम थर्ड नंबर पे बैठे हुए कायरल सेंटर को चेंज कर दें, इधर लिख देता हूं, जगह नहीं है, इधर लिख देता हूं डी मैनोज। ठीक है, थर्ड नंबर पे बैठे हुए कायरल कार्बन के OH को इधर उधर करता हूं, बाकी सबको वही रखना है, तो थर्ड नंबर पे रखेंगे OH उधर, H इधर, तो क्या स्ट्रक्चर मिलेगा जरा ध्यान से देखिएगा। CHO, CH2OH, ये हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर, पहले सेकंड नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ये H और ये उधर हो जाएगा OH। थर्ड नंबर को चेंज करना है तो ये वाला OH उधर ले जाओ और H को इस तरफ ले आओ, तो H OH, बाकी सब में कोई चेंज नहीं हुआ, ये मिल गया। इसमें
इसका नाम क्या हो जाएगा, एलोज। इसका नाम क्या हो जाएगा, एलोज। अब इसमें डी या एल लगाना है कि नहीं, पहले ये चेक कर लेते हैं। ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है। यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लो एक बार, जरा देखो। मान लो यहाँ पर मिड पे एक प्लेन बनाइए, OH OH मिरर इमेज, OH OH मिरर इमेज, H H मिरर इमेज हो गया, लेकिन CH2 OH और इधर CHO, ये मिरर इमेज नहीं हुआ, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है अपने को। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ये एसिमेट्रिक है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो यहाँ पर हम DL नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, ये OH कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा, ये डी एलोज हो जाएगा। क्लियर हुआ बताइए। ये लास्ट कायरल कार्बन नंबरिंग ऊपर से नीचे आएगी, CHO और CH2OH नीचे 1 2 3 4 5 6 ऊपर से नीचे नंबरिंग आएगी। लास्ट कायरल कार्बन पर OH राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डी एलोज हो जाएगा। थोड़ा एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए मैं इसको ऑक्सीडाइज कर दूं, बहुत ध्यान समझिएगा, इसको ऑक्सीडाइज कर दूंगा तो ये जो CHO है, मतलब इसको स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज कर दूं, स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज कर दूं तो CHO COOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये CH2OH भी COOH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन किया जाए तो। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये एलोज तो नहीं है, कंफर्म हो गया, पर ये ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव, इसको चेक कर लेते हैं। जरा देखिए, यहाँ प्लेन बनाइए, OH का मिरर इमेज OH, H का मिरर इमेज H, फिर प्लेन देखिए, OH का मिरर इमेज OH, H का मिरर इमेज H, COOH का मिरर इमेज COOH। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, जबकि इसके पास 4 कायरल कार्बन है। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर हुआ बात इतना? तो ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव चेक करना जरूरी होता है। फिलहाल हम ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। तो कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मान लो यहां दे दिया, इतने में पढ़ लेते हैं, ग्लूकोज मैनोज एलोज बोल दिया। अब बोला इनमें से कौन सा ऐसा शुगर है जिसको स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करने पर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट देगा। तो जरा ध्यान से देखिए, स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करेंगे, यहाँ COOH हो जाएगा। प्लेन बनाइए, OH का मिरर इमेज H हो नहीं सकता, मतलब यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ये एसिमेट्रिक है, ऑप्टिकली एक्टिव है। स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज किया, COOH हो गया। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढिए, OH के मिरर पे H दिख रहा है, नहीं हो सकता मिरर इमेज, मतलब यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट। जब स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या होगा, ये CHO COOH में बदल जाएगा, ये CH2OH भी COOH में बदल जाएगा। स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करने पर कैसे करते हैं हम लोग बाद में सीख लेंगे। ये COOH ये COOH हो जाएगा अगर हम स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज कर दें मैनोज को। तो फिर देखेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो OH का मिरर इमेज H हो नहीं सकता, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिक है, ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें जब ऑक्सीडाइज करेंगे तो COOH हो जाएगा और ये CH2OH भी COOH हो जाएगा। ये COOH हो गया, ये COOH हो गया। जरा देखिए, OH का मिरर इमेज OH, H का मिरर इमेज H, इस OH का मिरर इमेज ये OH, इस H का मिरर इमेज ये वाला H, और यहाँ COOH है, ध्यान रखिए, और यहाँ भी COOH है। तो COOH का मिरर इमेज COOH, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे 3 में ही मैं बात कर लूं तो कहानी समझ में आ जाती है कि इनमें से कौन सा ऐसा शुगर है जो कि स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज होने पर ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट दे देगा। तो आपको वो चेक करना आना चाहिए। अभी यहाँ जरूरत नहीं पड़ता है, शुगर में भी यहाँ पे बहुत टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तरफ CHO है, दूसरी तरफ CH2OH है, एक तरफ CHO है, दूसरी तरफ CH2OH है, तो कोई टेंशन नहीं होता। टेंशन तब हो जाएगा जब इसके प्रोडक्ट पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जिसपे कई बार हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन एग्जामिनर तो ध्यान दे सकता है ना। क्लियर हुआ बात इतना? ये हो गया। हमको सिर्फ वो पॉसिबिलिटी पे बात नहीं करनी है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, हमको उस पॉसिबिलिटी पे भी बात करनी चाहिए जो एग्जाम में नहीं आया है लेकिन आ सकता है। उस पॉसिबिलिटी पे जरूर बात करनी चाहिए। क्लियर हुआ बात इतना? चलिए आगे की बात करते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 पे चेंज करेंगे, MAGI, मैगी, MAGI, तो G आएगा इसके बाद। अगर 4th नंबर पे चेंज करेंगे तो इधर लिख देता हूं 4th कायरल सेंटर। जल्दी देखिए क्या मिलेगा स्ट्रक्चर, CHO, CH2OH, 4th को चेंज करना, बाकी सबको ऐसा दे देता। सेकेंड को देखिए OH, H, यहां देखिए OH, H। 4th को चेंज करना है तो 4th वाले OH को इस तरफ ले जाओ और H को उस तरफ ले जाओ, तो OH इधर आ गया और H उस तरफ चला गया, HOH, ये हो गया।
ये क्या हो जाएगा MAG, ये G हो जाएगा गैलेक्टोज, ये क्या हो जाएगा गैलेक्टोज। OH कहाँ पर है, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, नंबरिंग ऊपर से नीचे है। तो लास्ट कायरल सेंटर यहाँ पर है, ये वाला लास्ट कायरल सेंटर है, इसका OH राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा D, तो ये हो जाएगा D गैलेक्टोज, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं अगर फिफ्थ वाले को चेंज करेंगे तो क्या होगा। फिफ्थ वाले के लिए जगह नहीं, इधर लिख देता हूँ नीचे। फिफ्थ नंबर पर जो कार्बन है, जो कि कायरल कार्बन है, उसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा क्या मिलेगा, CHO CH2OH, बहुत जगह बचा बचा के लिखना पड़ रहा है। फिफ्थ को चेंज करना था, ये वाला OH इस तरफ आ जाएगा और H उस तरफ हो जाएगा, OH H, ये OH H, ये वाला OH यहाँ पर है, इस तरफ H और वो उस तरफ OH और यहाँ पर H। ये आपने लिख लिया। MAGI, M मैनोज, A एलोज, G गैलेक्टोज और I इंडोज, ये इंडोज होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा इंडोज। लेकिन इसमें देखिए ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, कायरल सेंटर, नंबरिंग ऊपर से नीचे है। CHO प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नंबर 1, 1 2 3 4 5 6 लास्ट में आ जाएगा। ये लास्ट कायरल कार्बन है, लास्ट कायरल कार्बन का OH यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या होगा L इंडोज होगा, ये क्या होगा L इंडोज होगा। लेकिन नेचुरली अकरिंग शुगर कैसा होता है, D होता है, तो मुझे D इंडोज बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसका मिरर इमेज बनाऊंगा। अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊंगा, ये मिरर लगा दिया मैंने, इसका मिरर इमेज बना लेते तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए CHO, यहाँ क्या हो जाएगा CH2OH, मिरर इमेज बनाइए, OH का मिरर इधर, इधर H, यहाँ OH और यहाँ H, H OH H OH, ये यहाँ पर मिरर इमेज बना लिया हमने। ये जो मिरर इमेज बनाया ये इंडोज का मिरर इमेज है, तो ये भी इंडोज होगा, ये भी क्या होगा इंडोज होगा, ये क्या होगा इंडोज होगा। कौन सा इंडोज, यहाँ OH कहाँ है राइट हैंड साइड में, जरा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा D इंडोज। यहाँ पर हमें ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमको नेचुरल शुगर चाहिए और नेचुरल शुगर D में रहता है। क्लियर हुआ बात इतना। ये हो गया यहाँ पर ग्लूकोज के लिए पॉसिबल एपीमर्स मैंने बनाए। तो ट्रिक क्या था अपना, मैगी था, ग्लूकोज से आप मैनोज, एलोज, गैलेक्टोज, इंडोज बना सकते हैं। यहाँ पर जो मैनोज मिला वो D है, एलोज मिला D है, गैलेक्टोज मिला D है, लेकिन इंडोज L है। इंडोज L है तो उसका मिरर इमेज बनाएंगे तो D मिल जाएगा, तो D इंडोज मिल जाएगा। जरा हम सोचिए यहाँ पे कितने हम शुगर बना सकते हैं, जरा सोचिएगा। ग्लूकोज और इसका एक मिरर इमेज L ग्लूकोज 2 हो गए, मैनोज और इसका एक मिरर इमेज L मैनोज, ये D मैनोज है, इसका एक मिरर इमेज बनेगा L मैनोज, तो 2 यहाँ पर हो जाएंगे। ऐसे यहाँ D एलोज है, इसका एक मिरर इमेज L एलोज होगा, 2 यहाँ पर हो जाएंगे। D गैलेक्टोज, इसका एक मिरर इमेज L गैलेक्टोज हो जाएगा, 2 यहाँ पर हो गए। और L इंडोज और इसका एक मिरर इमेज D इंडोज, 2 यहाँ पर हो गए। जरा देखिए कितने हुए, 2 + 2 4, 2 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, 10 तो यहीं पर हो गए। बात समझ में आ गई नहीं। जब हमने सिर्फ एक कायरल सेंटर चेंज किया है, तो सिर्फ एक को चेंज किया तो 10 मिल गए हमको। क्लियर हुआ बात इतना। आया समझ में कि नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जरा ध्यान समझिएगा, पूछा जाए कि D ग्लूकोज और D गैलेक्टोज आपस में क्या है, इनेंसियोमर है, डायस्टीरियोमर है, मीजो तो है नहीं क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं कहीं पर, तो मीजो का तो काम खत्म हो गया, मीजो नहीं है। अगर मीजो होता तो D और L जैसा नाम नहीं आता। क्लियर हुआ बात इतना। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं। पूछा जाए आपसे कि ये क्या है आपस में, इनेंसियोमर या डायस्टीरियोमर, तो इनेंसियोमर क्या होगा,
जैसे ये एल इंडोज और डी इंडोज ये आपस में इनेंसियोमर्स होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। लेकिन डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज ये कहीं से मिरर इमेज हो ही नहीं सकते। यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ, ये यहाँ पर देखो OH यहाँ पर कहाँ है, देखो यहाँ पर ये 4th नंबर का OH देखो इधर राइट में है, यहाँ 4th का OH लेफ्ट में चला गया, बस बाकी सब तो वही है ना। ये नॉन मिरर इमेजेस हैं, मतलब ये आपस में मतलब डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज, डी मैनोज, डी एलोज और एल इंडोज ये आपस में क्या है, एपीमर्स हैं। एपीमर्स हैं और साथ में डायस्टीरियोमर्स हैं। या फिर डी ग्लूकोज और डी इंडोज ये भी आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर्स हैं। लेकिन इनके मिरर इमेजेस जो बनेंगे, जैसे डी गैलेक्टोज का मिरर इमेज एल गैलेक्टोज, डी मैनोज का मिरर इमेज एल मैनोज, डी एलोज का मिरर इमेज एल एलोज, डी ग्लूकोज का मिरर इमेज एल ग्लूकोज और एल इंडोज का मिरर इमेज डी इंडोज। ये एक मिरर इमेज जो होंगे एक दूसरे के, मतलब डी गैलेक्टोज का मिरर इमेज एल गैलेक्टोज वो इसका एनेंसियोमर होगा, क्योंकि वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा। बट ये आपस में क्या है, ये एपीमर्स आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर्स। तो हम कह सकते हैं ऑल द एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर्स, ऑल द एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर्स। और अगर डायस्टीरियोमर्स हैं तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम और डिफरेंट? सर डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट। लेकिन आपसे किसी ने पूछा डी इंडोज और एल इंडोज आपस में क्या है, आप कहेंगे कि डी इंडोज और एल इंडोज आपस में इनेंसियोमर है। किसी ने पूछा कि डी ग्लूकोज और एल इंडोज आपस में क्या है, तो डी ग्लूकोज और एल इंडोज ये आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर्स। क्लियर हुआ बात इतना? तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पहले आप इसको नोट करिए, फिर इसके आगे की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। जितना बड़ा हो सकता है मैं कर देता हूं। चलिए जल्दी से वीडियो पॉज करके ये सभी स्ट्रक्चर्स नोट करिए। वीडियो पॉज करके ये सभी स्ट्रक्चर्स नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। आगे की कहानी पढ़ा जाए। अब लिखिएगा आप लोग फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर मैं आपको ग्लूकोज से ही बताऊंगा। देखिए मैंने क्या बताया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ध्यान रखिए। उसके लिए आपको करना क्या है ये आपको पता ही है। आप ऐसे लिखने के लिए जब जाएंगे तो ये हाथ ऊपर गया OH OH, फिर इधर गया OH, फिर इधर गया OH। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने लिख लिया तो आपने यहाँ पर मैनोज, एलोज, गैलेक्टोज और इंडोज के स्ट्रक्चर लिख लिए। आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं तो आप फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी लिख लेंगे। कैसे, ध्यान से समझिएगा। पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाइए। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहले बनाइए। CHO CH2OH, ठीक है ना, OH OH, फिर ये इधर आओगे OH, फिर उस तरफ चले जाओगे OH। याद रहेगा ये ट्रिक ऐसे। ये आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया। ये कौन सा ग्लूकोज है, ये कायरल सेंटर हो गया, ये कायरल सेंटर हो गया, ये कायरल सेंटर हो गया, ये कायरल सेंटर हो गया। ये कौन सा ग्लूकोज है, ये लास्ट कायरल सेंटर यहाँ पर है, नंबरिंग ऊपर से नीचे। लास्ट कायरल सेंटर OH, राइट हैंड साइड में डी ग्लूकोज है। ये नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज है। अब करना क्या, अगर आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो आप क्या करिए, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए। थोड़ा सा मैं इसको और इलेबोरेट करके लिखता हूँ। ये एल्डिहाइड है, ये कैसा होगा, C डबल बॉन्ड OH होगा। तो आप एक काम करिए, जब भी आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर से फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर तक जाना हो तो आप क्या करिए, इस एल्कोहलिक ग्रुप को इस कार्बन पे चिपका दीजिए और इस कीटोनिक ग्रुप को इस कार्बन पे चिपका दीजिए। कीटोन को इधर लेके आ जाओ। थोड़ा मैं फिर से ड्रॉ करता हूं। ये जो नॉट कीटोन, सॉरी, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये तो एल्डिहाइड है, ये कीटोन नहीं है, सॉरी, ये एल्डिहाइड है ना। इस कार्बोनिल ग्रुप को आप क्या करिए, इस कार्बन पे लाके चिपका दीजिए, इस कार्बन पे, और इस एल्कोहल वाले को इस कार्बन पे ले जाके चिपका दीजिए। इनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दीजिए। इस कार्बोनिल ग्रुप को बदल दो, 2 नंबर पे ले आओ, और एल्कोहल को 1 नंबर पे ले जाओ। ऐसा आप कर दो। जरा ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा,
ऐसा करने से क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर चला जाएगा OH, तो यहां पर हो जाएगा CH2OH, क्या हो जाएगा CH2OH, और यहां पर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, इस तरफ आ गया। बाकी में कोई चेंज तो हुआ नहीं। तो देख ये OH यहां पर है, ये H इस तरफ है, ये OH यहां पर है, ये H उस तरफ है, फिर ये OH यहां पर है और ये H इस तरफ है, और यहां पर इस जगह पे क्या आ गया, ये कीटोन आ गया। ये जो स्ट्रक्चर बना वो फ्रक्टोज का है। यहाँ कायरल सेंटर ढूंढेंगे तो 3 ही कायरल सेंटर मिलेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 कायरल सेंटर मिल गए आपको। क्लियर हुआ बात इतना? ये हमने यहां पर इसका स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसमें जरा देखिए, ये लास्ट कायरल सेंटर है, दिस इज लास्ट कायरल सेंटर, लास्ट कायरल कार्बन, और इसका OH कहां पर है, राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा, ये डी फ्रक्टोज होगा, ये क्या होगा, डी फ्रक्टोज। और अगर मैं इसका मिरर इमेज बना लूंगा तो क्या हो जाएगा, एल फ्रक्टोज हो जाएगा। तो देखिए फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर रटने के लिए आपको जरूरत है क्या, फॉर्मूला वही रहेगा, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला वही फ्रक्टोज का फॉर्मूला रहेगा, बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। ग्लूकोज क्या है, एक एल्डो शुगर है, देखिए यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो फ्रक्टोज कैसा, ग्लूकोज कैसा शुगर है, ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है। कोई पूछे ग्लूकोज कैसा शुगर है, आप बोलेंगे एल्डो शुगर है। एल्डो शुगर मतलब एल्डिहाइड ग्रुप का शुगर। अब फ्रक्टोज, यहाँ देखिए कीटोनिक ग्रुप है, ये कीटोन है, तो फ्रक्टोज कोई पूछे कैसा शुगर है, आप बोलेंगे एक कीटो शुगर है। फ्रक्टोज कैसा शुगर है, एक कीटो शुगर है। कई बार क्वेश्चन ही भी पूछा जाता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसे शुगर है, तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके पीछे का लॉजिक, एल्डो शुगर क्यों नाम दिया, यहाँ पर एल्डो शुगर इसने नाम दिया बिकॉज यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है, और कीटो शुगर इसने नाम दिया क्योंकि यहाँ पर कीटोन ग्रुप है, यहाँ पर कीटोन ग्रुप है। क्लियर हुआ, इसलिए कीटो शुगर दिया। अब ग्लूकोज से फ्रक्टोज कैसे बनाओगे, मैंने सिखा दिया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना आता है, ऐसे करिए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर उसमें क्या करिए, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप है, उसको लाइए नीचे वाले कार्बन पे, और इसके OH को ले जाइए पहले नंबर पे, OH को ऊपर ले जाओ और CO को नीचे ले आओ। तो देखिए हम क्या किए, यहाँ पर CO को लेके आए और OH को ऊपर लेके चले गए, ये कीटो शुगर हो गया। क्लियर हुआ बात इतना? ऐसा करने से हमें फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी रटने की जरूरत नहीं है, आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर से फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और अगर आपने जो फ्रक्टोज बनाया वो डी फ्रक्टोज है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, एल फ्रक्टोज, और ऐसे इस डी ग्लूकोज का जो मिरर इमेज बनाएंगे वो क्या होगा, एल ग्लूकोज। क्लियर हुआ? आया समझ में कि नहीं आया? अब कई बार किसी ने पूछ लिया कि डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज कैसे आइसोमर्स हैं, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज कैसे आइसोमर्स हैं। यहाँ देखिए एल्डिहाइड है और यहाँ पर कीटोन है, इनको अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा, दे आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लियर हुआ बात इतना? कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। हाँ जा, एक और बात बता देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, एक बात और बता देता हूँ। कई बार किसी ने पूछ लिया कि डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज कैसे आइसोमर्स हैं। एक ऑप्शन दिया स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एक दिया स्टीरियो आइसोमर्स। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर COH और CHOH है, जबकि यहाँ देखिए CH2OH है, यहाँ पर देखिए CH2OH है और फिर CO है। कनेक्टिविटी बदल गया है। अगर कनेक्टिविटी बदल जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यहाँ पर कनेक्टिविटी बदल जाए तो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है। अगर कनेक्टिविटी चेंज हो जाए तो स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ बात इतना? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना है, आपको गलती नहीं करना है। आया समझ में कि नहीं आया? ये स्टीरियो आइसोमर्स नहीं है, डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज स्टीरियो आइसोमर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे अगली कहानी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहां पर, पहले पढ़ लेते हैं छोटा वाला,
DL कन्फिग्रेशन, DL कन्फिग्रेशन। इसके बारे में पहले से पढ़ चुके, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है कि जो DL कन्फिग्रेशन है ये एक्सपेरिमेंटल होता है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड कन्फिग्रेशन होता है। हमने पोलारीमेट्री का एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट कौन सा है ये भी हमको पता है। कौन सा एक्सपेरिमेंट है सर? पोलारीमेट्री का एक्सपेरिमेंट है। पोलारीमेट्री के एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड कहानी होती है। हमने क्या सीखा था? अगर पोलारीमेट्री के अंदर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी मॉलिक्यूल ने क्लॉकवाइज रोटेशन करा दिया, पीपीएल को क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो हम कहेंगे कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, हम कहेंगे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो उसके लिए क्या नाम यूज किया जाएगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी को बताने के लिए क्या लिखा जाएगा? स्मॉल d लिखा जाएगा, या फिर ऐसे उसके ऑप्टिकल रोटेशन का वैल्यू प्लस में लिख दिया जाएगा विथ प्लस साइन। अगर मान लीजिए किसी मॉलिक्यूल ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड लीवो रोटेटरी है। हम कहेंगे कि वो कंपाउंड लीवो रोटेटरी है। लीवो रोटेटरी को दिखाने के लिए हम स्मॉल l या फिर माइनस साइन यूज करते हैं। ये हम पहले से जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात जान लीजिएगा, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? आरएस कन्फिग्रेशन पढ़ा, हमने आरएस कन्फिग्रेशन पढ़ा, हमने डीएल कन्फिग्रेशन पढ़ा, हमने स्मॉल डी स्मॉल एल कन्फिग्रेशन पढ़ा। आरएस एब्सोल्यूट है, डीएल रिलेटिव है ग्लिसरॉल्डिहाइड से, और स्मॉल डी स्मॉल एल एक्सपेरिमेंटल है। एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, इनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन आरएस, डीएल एंड डीएल। मतलब क्या है? मतलब क्या है? जैसे हम ये नहीं कह सकते कि मान लो कोई आर है और उसका दूसरा फॉर्म एस है, तो हम नहीं कह सकते कि आर वाला डी होगा और एस वाला एल होगा। पता नहीं, हो सकता है ये डी हो सकता है ये एल हो, या हो सकता है कि ये एल हो और ये डी हो, मतलब कुछ पता नहीं। या हम ये नहीं कह सकते कि आर वाला स्मॉल डी होगा और एस वाला स्मॉल एल होगा, एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि एल होगा कि ये डी होगा, एक्सपेरिमेंट करने से पता चलेगा। मतलब कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसे ही कैपिटल डी है तो पता नहीं कि आर होगा कि एस होगा, कुछ नहीं पता। मतलब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि आर है तो डी होगा कि एल होगा, स्मॉल डी होगा कि स्मॉल एल होगा। सब अलग अलग कन्फिग्रेशन, इनका आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। क्लियर हुआ बात? इतना ये एक इंपॉर्टेंट बात है, पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, उसके बारे में हम लिख लेंगे पॉइंट, लेकिन पहले जल्दी से आप ये नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर पूरी कहानी। अब एक बात और समझिएगा, डीएल हमने लिख लिया, पॉइंट नोट कर लीजिए पहले। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन, पॉइंट नोट करिएगा जल्दी से, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन, इधर लिखा हुआ है आरएस कन्फिग्रेशन, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन आरएस कन्फिग्रेशन, इधर लिखा हुआ है, कॉमा डीएल कन्फिग्रेशन, डीएल कन्फिग्रेशन, कैपिटल डी कैपिटल एल, इधर लिखा हुआ देख के लिखेगा, डीएल कन्फिग्रेशन, एंड इधर लिखा हुआ है स्मॉल डी स्मॉल एल, इधर लिखा हुआ है, एंड डीएल कन्फिग्रेशन। एक बार कैपिटल डी कैपिटल एल लिखना है, एक बार स्मॉल डी स्मॉल एल लिखना है। There is no correlation between RS configuration, DL configuration and DL configuration. ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा, शुगर के केस में कई बार आपको हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज दे दिया और यहां पर आपसे ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ शुगर के लिए ही वैलिड है, सब जगह मत ठोक देना। ये जैसे मान लीजिए यहां पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, वन 2 3 4 5 6, ये कायरल सेंटर हुआ, ये कायरल सेंटर हुआ, ये कायरल सेंटर हुआ, ये कायरल सेंटर हुआ। एग्जाम्पल, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, कौन सा ग्लूकोज है, एल या डी? सर ये डी ग्लूकोज है, लिख देता हूं ये डी ग्लूकोज है। आप पहचान ही पा रहे होगे डी ग्लूकोज क्यों है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये हो गया। लास्ट कायरल सेंटर पर राइट हैंड साइड में तो डी हो गया, डी ग्लूकोज हो गया।
कई बार ग्लूकोज के लिए एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन दे देगा, ग्लूकोज हैज 2R, 3S, 4R, 5R, या इसी तरीके के 4 ऑप्शन दे देगा। अब पूछ लिया तो आप क्या करेंगे, हर एक को चेक करेंगे, RS निकालेंगे। वो आप निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको मैंने RS कन्फिग्रेशन निकालना सिखा दिया है। बट क्या होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन ही आ जाए तो हम डायरेक्टली ध्यान रखेंगे तो हमको आंसर अच्छा रहेगा। तो कैसे ध्यान रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। OH यहाँ राइट हैंड साइड में है, OH RHS में है, राइट हैंड साइड में तो R हो जाएगा, 2 पोजीशन का है तो 2R हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ऐसे ध्यान रखेंगे। थर्ड नंबर पर OH लेफ्ट हैंड साइड में है, OH कहाँ पर है, थर्ड नंबर पर लेफ्ट हैंड साइड में है तो S हो जाएगा। थर्ड नंबर का है तो 3S हो जाएगा। फोर्थ नंबर पर OH कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में है, RHS में है तो ये R हो जाएगा। राइट हैंड साइड वाला R तो लेफ्ट हैंड साइड वाला S। ये सब जगह नहीं लगा देना, सिर्फ शुगर मॉलिक्यूल मोनोसेक्राइड्स में लगाना, बाकी हर जगह मत ये आंसर लगा देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। और यहाँ जरा देखिए, OH राइट हैंड साइड में है तो ये R हो जाएगा। तो कोई पूछे कि डी ग्लूकोज का कन्फिग्रेशन क्या था, आप ऐसा लिख सकते हैं 2R, 3S, 4R, 5R। ये ग्लूकोज का कन्फिग्रेशन आप ऐसे लिख सकते हैं। फायदा क्या होगा इससे, हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। अगर हमने ये ट्रिक याद रखा तो हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। नहीं तो फिर हम चाहें तो जो मैंने आपको तरीका सिखाया है, जैसे मान लीजिए किसी के लिए निकालना हो, मान लीजिए इसके लिए निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे तो ये नंबर 1, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए कार्बन से 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या लिखोगे, OCH लिखोगे, यहाँ पर OHH लिखोगे तो ऑब्वियस इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगी OCH की। CIP रूल आप जानते हैं। तो ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा, नंबर 4 हो जाएगा। लोएस्ट प्रायोरिटी का हॉरिजॉन्टल लाइन में लोहार को याद करोगे, लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन किसको याद करोगे, लोहार को। लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन एंटी क्लॉकवाइज R, घुमा लीजिए 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज R, ये R होगा। देखिए यहाँ पर हमने R लिखा है, 5 नंबर का इसलिए 5R लिख दिया। बात समझ में आ गया कि नहीं है। तो लेकिन क्या है कि भाई हम सॉल्व कर सकते हैं, आपको मैंने तरीका बता दिया है, बट होगा क्या, हमको 4 कायरल सेंटर चेक करने पड़ेंगे, टाइम वेस्ट होगा। टाइम बचाने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक पढ़ाया, अदरवाइज जो कंसेप्ट हमने सीखा है हम चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ये जल्दी से यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, फिर आगे की बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। अब आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इरिथ्रो एंड थ्रियो कन्फिग्रेशन। इरिथ्रो एंड थ्रियो कन्फिग्रेशन। ये जो इरिथ्रो और थ्रियो कन्फिग्रेशन है ये 2 शुगर पर बेस्ड है। एक शुगर है इरिथ्रोज और दूसरा शुगर है थ्रियोज। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इरिथ्रोज जैसा कन्फिग्रेशन रखते होंगे उनके नाम के पहले इरिथ्रो लगा दिया जाएगा, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो थ्रियोज शुगर के जैसा कन्फिग्रेशन रखते होंगे उनको उनके नाम के पहले थ्रियो लगा दिया जाएगा। इसलिए देखिए इरिथ्रोज का इरिथ्रो लिया गया और थ्रियोज का थ्रियो लिया गया। क्लियर हुआ बात इतना? तो जल्दी से हेडिंग लिखेगा, इरिथ्रो एंड थ्रियो कन्फिग्रेशन। इरिथ्रो एंड थ्रियो कन्फिग्रेशन, इरिथ्रो एंड थ्रियो कन्फिग्रेशन। पॉइंट नोट करिएगा, दिस कन्फिग्रेशन इज बेस्ड ऑन इरिथ्रोज एंड
This configuration is based on the structure of, this configuration is based on the structure of, स्ट्रक्चर से बेटर होगा ऐसा लिखेगा, दिस कन्फिग्रेशन इज बेस्ड ऑन 3-dimensional arrangement of groups. This configuration is based on 3-dimensional arrangement of groups, 3-dimensional arrangement of groups in erythrose and threose sugar, in erythrose and threose sugar, erythrose and threose sugars. This configuration is based on 3-dimensional arrangement of groups in erythrose and threose sugars. लिख लिया? देखिएगा ध्यान से, इरिथ्रोज में क्या होता है देखिएगा, CHO, CH2OH, ये 4 कार्बन का सुगर होता है। थ्रियोज भी 4 कार्बन का ही सुगर होगा, यहाँ CHO, यहाँ CH2OH और यहाँ पर ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है HOH लगाने के लिए। इरिथ्रोज के अंदर दोनों OH आप एक ही तरफ लिख देंगे और H बाकी दूसरी तरफ चले जाएंगे। थ्रियोज के अंदर यहाँ पर OH इधर, तो इस तरफ OH यहाँ पर, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर लिखते टाइम ये ध्यान रखा है कि सुगर को हम डी कन्फिग्रेशन में लिखें, क्योंकि नेचुरली अकरिंग सुगर डी में रहते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ये कायरल सेंटर हुआ, ये कायरल सेंटर हुआ, ये लास्ट कायरल सेंटर हुआ, दिस इज लास्ट कायरल कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन, इसका OH कहाँ है, डी राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है, नंबरिंग ऊपर से नीचे होगा। राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, डी, और ये इरिथ्रोज है, ये हो जाएगा डी इरिथ्रोज। और ऐसे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी OH राइट हैंड साइड में है, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, ये लास्ट कायरल कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन, OH राइट हैंड साइड में, इसके नाम के पहले भी डी लग जाएगा, और थ्रियोज है, ये हो जाएगा डी थ्रियोज। और अगर इसका मिरर इमेज बना दूंगा तो इसका मिरर इमेज L इरिथ्रोज और इसका मिरर इमेज L थ्रियोज हो जाएगा। लेकिन मैंने ड्रॉ करते टाइम ध्यान रखा है कि मैं डी कन्फिग्रेशन में ही लिखूं, क्योंकि नेचुरली अकरिंग सुगर्स डी में रहते हैं। लेकिन एग्जामिनर L वाला फॉर्म भी दे सकता है, ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर ने ऐसी कोई कसम नहीं खाई मेरी तरह। ये हो गया। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इसके जैसा स्ट्रक्चर रखेंगे वो कहलाएंगे इरिथ्रो, और ऐसे मॉलिक्यूल्स सिर्फ इरिथ्रो, ध्यान रखिएगा, इरिथ्रोज नहीं, इरिथ्रो, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इस थ्रियोज के जैसा स्ट्रक्चर रखेंगे उनके नाम के पहले लगा दिया जाएगा थ्रियो। क्लियर हुआ बात इतना? सर इसको याद कैसे रखें? याद करना बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा। इरिथ्रोज, इरिथ्रोज, इसमें ई आता है, इरिथ्रोज के नाम में ई आता है, इरिथ्रोज के नाम में ई आता है, ई लिख दिया यहां पर मैंने। ई के अंदर ये OH और ये OH सेम साइड में है, बस काम खत्म। OH OH कहां पर लिखाना है? सेम साइड। OH एक ही तरफ है ना, दोनों सेम साइड हो गए। जरा देखिए OH OH सेम साइड में दिखाना है। थ्रियो, थ्रियो के में टी आता है, देखिए यहां से थ्रियो में क्या आता है, टी, इधर लिख देता हूं। थ्रियो में या थ्रियोज के अंदर टी आता है, टी, ये टी बना दिया हमने। इसमें एक OH इस तरफ तो दूसरी OH इस तरफ, एक ही कार्बन से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, ये तो अलग अलग कार्बन से रहेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ समझाने के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये OH और ये OH एक दूसरे से कहाँ दिखाई दे रहा है, अपोजिट में दिख रहे हैं, तो अपोजिट साइड में दिखाना है। देखिए यहाँ OH इस तरफ है राइट हैंड साइड में, तो इस कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में, अलग अलग कार्बन से है, वो समझाने के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। OH OH अपोजिट में है, थ्रियोज, OH OH सेम साइड में, इरिथ्रोज, ई का यहाँ देखो OH OH सेम साइड में। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए जल्दी से आप इसका स्ट्रक्चर नोट करिए। इरिथ्रोज और
थ्रियोज, इरिथ्रोज और थ्रियोज का स्ट्रक्चर जल्दी से नोट करिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब पॉइंट नोट करिएगा। मॉलिक्यूल्स हैविंग कन्फिग्रेशन, मॉलिक्यूल्स हैविंग, या ऐसे लिखिए ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैविंग कन्फिग्रेशन, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैविंग कन्फिग्रेशन similar to erythros, similar to erythros are named with prefix, are named with prefix, इधर लिखा हुआ erythro, molecules having optically active molecules having configuration similar to erythros are named with prefix erythro, and optically active molecules and optically active molecules and optically active molecules having configuration similar to threos and optically active molecules having configuration similar to threos are named with prefix threo, are named with prefix threo। जैसे मान लीजिए ये दिखाई दिया, क्या ये इरिथ्रोज है? नहीं सर। क्या ये थ्रियोज है? नहीं सर। मैं यहाँ OH थोड़ी है, देखो क्लोरीन लगा हुआ है, Cl लगा है, यहाँ देखो Cl लगा है। क्या ये इरिथ्रोज और थ्रियोज है? नहीं सर, ये नहीं है, यहाँ तो क्लोरीन है। इरिथ्रोज और थ्रियोज होने के लिए क्या होना चाहिए? OH होना चाहिए। हमने देखा ये देखिए OH होना चाहिए। क्या ये, फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, क्या ये इरिथ्रोज और थ्रियोज सुगर्स हैं? सर ये सुगर ही नहीं है, तो इरिथ्रोज थ्रियोज की बात कहाँ से आएगी? लेकिन इसमें ये दोनों Cl एक ही जैसे, एक ही तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो इसके नाम के पहले लगा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसके नाम के पहले, इसका जो भी नाम होगा IUPAC सिस्टम से इसका नाम निकाल लेंगे हम लोग, वो जानते हैं तरीका। इसके नाम के पहले लगा दिया जाएगा इरिथ्रो। और इसमें देखिए यहाँ पर ये Cl सेम साइड में था, ये इस तरफ हो या इस तरफ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम के पहले इरिथ्रो लगा देंगे। जबकि यहाँ पर देखिए Cl इस तरफ है, तो इसके नाम के पहले लगा देंगे थ्रियो। क्लियर हुआ बात इतना? तो ये सिंपल सा इरिथ्रो और थ्रियो सिस्टम है, जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स में ही वैलिड होता है, बट एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन सा इरिथ्रोज है, कौन सा थ्रियोज है। शुगर के लिए पूछेगा कौन सा इरिथ्रोज है और कौन सा थ्रियोज है, तो आप इसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। आप इरिथ्रोज और थ्रियोज का स्ट्रक्चर जानते हैं। फिर आपसे एग्जामिनर पूछेगा इनमें से कौन इरिथ्रो और कौन थ्रियो है, इरिथ्रो और थ्रियो कौन है, तो फिर आप उससे मिलता जुलता जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आएगा उसको आप इरिथ्रो और थ्रियो ऐसा नाम दे देंगे। अब आप इसको नोट कर लीजिए। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में बहुत थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।